नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम भौतिक प्रदेशों की अगली क्लास के रूप में देखेंगे। पिछली क्लास तक हमने देखा था भारत के विशाल मैदान और विशाल मैदानों की लगभग स्थिति हमने समाप्ति की ओर देख ली थी। कुछ टॉपिक के रूप में संक्षिप्त सी जानकारी अपने लिए बची हुई है, उसको और देख लें। हम सबसे पहले देखें हमारे सिंधु व सिंधु की सहायक नदियों द्वारा दोआबों का निर्माण हुआ है। उन दोआबों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम देखें दोआब क्या होते हैं। दोआब दो नदियों के मध्य बने उपजाऊ समतल मैदान, उपजाऊ समतल मैदान दोआब कहलाते हैं। दोआब कहलाते हैं। अब यहाँ हमें कुछ दोआबों की उपस्थिति नदियों के रूप में दिखलाई पड़ रही है। कुछ नदियाँ जो दोआबों का निर्माण करती हैं, इन नदियों के मध्य बने ऐसे समतल उपजाऊ मैदानी प्रदेशों को दोआब के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हमें कुछ इस प्रकार की आकृति संरचना जो दो नदियों के मध्य जलोढ़ निक्षेप के रूप में जानी जाती है, जलोढ़ पाया जाता है, इन जलोढ़ों को दोआब कहा जाता है। तो सबसे पहले हमारी ये जानकारी प्रश्न लेकर के आती है कि इन दोआबों को भारत में कौन से प्रांत में देखने को मिलते हैं या कौन से क्षेत्र में दिखलाई पड़ते हैं। तो पंजाब प्रांत या पंजाब राज्य, पंजाब प्रांत या पंजाब राज्य में दोआब पाए जाते हैं। दोआब पाए जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे, पंजाब राज्य 5 नदियों से आबाद, पंजाब 5 नदियों से आबाद, इसको कहा जाता है पंजाब। तो यहाँ 5 नदियाँ अपने को कुछ इस प्रकार से दिखलाई पड़ रही है। सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास। सिंधु नदी का अधिकांश भाग है वो पाकिस्तान की ओर दोआब बनाता है। भारत से बहते समय ये दोआबों का निर्माण जब करती है, इस दोआब को कहा जाता है सिंध सागर दोआब। सिंधु नदी व झेलम नदी के मध्य बने दोआब को कहा जाता है सिंध सागर दोआब। सिंध सागर दोआब। झेलम नदी व चिनाब नदियों के मध्य बने दोआब को चिनाब व रावी नदियों के मध्य बने दोआब को रचना दोआब, रावी व सतलज नदियों के मध्य दोआब को बारी दोआब, सतलज व व्यास नदियों के मध्य दोआब को बिस्त दोआब के नाम से जाना जाता है। ये भी अपने लिए इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न निकल करके आता है। किस दोआब को किस नाम से जाना जाता है, किस प्रांत में दोआब पाए जाते हैं। तो पंजाब प्रांत में दोआब पाए जाते हैं। 2 नदियों के मध्य या 2 से अधिक नदियों के मध्य समतल उपजाऊ मैदानी प्रदेश दोआब कहलाते हैं। हमारे भारत में बनने वाले कुछ दोआबों की जो आकृति है, जो विस्तार है, वो कुछ इस प्रकार से दिखलाई देता है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ये भी ध्यान रखें, इन दोआबों की जो स्थिति है वो उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार से पाई जाती है।
क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार पाया जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार से इनकी अवस्था पाई जाती है। इस रूप में इनका विस्तार पाया जाता है। तो ध्यान रहे, दोआबों के संदर्भ में दोआब सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होते हैं और ये उपजाऊ क्षेत्र हमें कृषि क्रियाओं के लिए अनुकूल माने जाते हैं। इन कृषि क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है वो भी महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ कृषि के अंतर्गत भी इसको पुनः देखेंगे, लेकिन यहाँ तथ्य के रूप में निकल कर के आता है दोआब क्षेत्र में जो कृषि होती है, दोआब क्षेत्र में कृषि खाद्यान्न कृषि के रूप में सर्वाधिक होती है। खाद्यान्न कृषि सर्वाधिक होती है। यही कारण है कि खाद्यान्न कृषि सर्वाधिक होने के कारण पंजाब को अन्न भंडार कहा जाता है। ये अपने कृषि से संबंधित भी है। पंजाब राज्य भारत का अन्न भंडार कहलाता है क्योंकि यहाँ खाद्यान्नों की कृषि सर्वाधिक होती है और पंजाब में दोआब पाए जाते हैं जो कृषि के लिए उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। कृषि के संदर्भ में देखें तो यहाँ कृषि हमें कुछ इस रूप में दिखलाई पड़ती है। चावल, गेहूँ, जौ के रूप में अधिक कृषि की जाती है। अब यहाँ कृषि से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, वो भी आपके सामने यहाँ पुनः आएंगे। चावल का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो पश्चिमी बंगाल राज्य करता है, लेकिन चावल की प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन क्षमता है या कम क्षेत्र पर ज़्यादा उत्पादन क्षमता है वो पंजाब राज्य की पाई जाती है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य करता है, लेकिन गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता है वो पंजाब राज्य की पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? दोआबों की उपस्थिति के कारण यहाँ सर्वाधिक उत्पादन क्षमता पाई जाती है। तो दोआब होने के कारण इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन अधिक होता है। तो ये था हमारे मैदानी प्रदेश का सारांश रूप में, विस्तार रूप में। और अब हम आगे हमारे अगले भौतिक प्रदेश की जानकारी प्राप्त करेंगे। हम देखेंगे भारत के अगले भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को। एक बार इसको नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं आगे की ओर। चलो आगे हम चर्चा करते हैं हमारे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की। अगला हमारा भौतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। तीसरा नंबर का भौतिक प्रदेश है। इससे पहले हमने 2 भौतिक प्रदेश और देख चुके हैं। उनमें से उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में हमारा विशाल मैदान, और नंबर 3 है हमारा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। तो हम प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को देखें। सबसे पहले इसकी जो सामान्य विशेषताएं हैं उनके बारे में जानें। सामान्य विशेषताएं यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न उठा लिया जाता है। ध्यान दें, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की जो सामान्य विशेषता है उसमें पहली विशेषता यह भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है। सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश। तो भारत के जितने भी भौतिक प्रदेश हमने देखे थे, भारत के भौतिक प्रदेशों में 4 भौतिक प्रदेशों का उल्लेख। इन 4 भौतिक प्रदेशों में सबसे पुराना या प्राचीन भौतिक प्रदेश है वो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। नेक्स्ट स्थिति, विशेषता नंबर 2, इस भौतिक प्रदेश का आकार है वो त्रिभुजाकार है। आकार त्रिभुजाकार है। अभी हम सीमा की स्थिति के साथ देख पाएंगे। त्रिभुजाकार है, किस प्रकार से है, किस अवस्था में इसका विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट हम तीसरी विशेषता इसके देखें तो इसका ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है।
पश्चिम से पूर्व की ओर है। यहाँ ध्यान रहे एग्जाम की दृष्टि से यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल होने का प्रमाण है हमें यहाँ बहने वाली नदियों से मिलता है। इन नदियों में पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल ले जाती हैं, अतः यहाँ ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर पाया जाता है। तो यहाँ नदी तंत्र द्वारा इसका पता चलता है। नदियों के अपवाह मार्ग से इसका पता चलता है। अब पश्चिमी घाट से जो निकलने वाली नदियां हैं, उन पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों में कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की बड़ी नदियां हैं जिनका उद्गम है वो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से होता है और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का जो पश्चिमी घाट है इस पश्चिमी घाट से निकलती हैं। पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा अंततः पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पूर्व में, अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये इसके ढाल की अवस्था को चिन्हित करती हैं। तो हमें यहाँ नदी तंत्र के रूप में कुछ अपवाद भी दिखलाई पड़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से निकलने वाली वे नदियाँ जो पश्चिम की ओर अपना जल ले जाती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, उन नदियों में दो नदियाँ ऐसी हैं जो अपनी अलग विशेषताओं के कारण जानी जाती हैं। ये नदियाँ हैं अंततः डेल्टा बनाती हैं। इन नदियों द्वारा कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदी द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है। तीनों ही नदियों द्वारा डेल्टा बनता है। तीनों नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा बनाती हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप यहाँ जो दो नदियाँ हैं वो दो नदियाँ ऐश्वर्य का निर्माण करती हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। उन नदियों में नर्मदा व ताप्ती नदियाँ हैं जो ऐश्वर्य का निर्माण करती हैं। नर्मदा व ताप्ती नदी हैं वो भ्रंश घाटी का निर्माण भी करती हैं। तो इस रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य इसी पॉइंट को लेकर के किए जाते हैं। आगे अगली विशेषता को देखें हम तो यहाँ जलप्रपात भी पाए जाते हैं। प्राचीन होने के साथ में यहाँ जलप्रपात भी पाए जाते हैं। जलप्रपात भी पाए जाते हैं और ये जो जलप्रपात पाए जाते हैं इन जलप्रपातों में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि कर्नाटक राज्य में गांधी सागर जलप्रपात है। गांधी सागर जलप्रपात, गांधी सागर जलप्रपात है। कर्नाटक राज्य में गांधी सागर जो जलप्रपात है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इस जलप्रपात का जो विस्तार है वो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के कर्नाटक राज्य में फैला हुआ है। अब ये भी ध्यान देंगे किस नदी पर बना हुआ है गांधी सागर जलप्रपात। कर्नाटक राज्य में शरावती नदी, शरावती नदी के ऊपर बना हुआ जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इस रूप में यहाँ जलप्रपात हैं, इनका लाभ है जलप्रपातों से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो जलप्रपात स्वतः प्राकृतिक रूप से जल विद्युत उत्पादन करने के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में इन बड़ी नदियों में वर्ष भर जल नहीं होने के कारण यहाँ जल विद्युत का उत्पादन तो कम होता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से जल विद्युत का उत्पादन करने के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। अब यहाँ याद रखें अपर लेवल के एग्जामों में प्रश्न पूछ लिया जाता है सर्वाधिक जल विद्युत का उत्पादन किस भौतिक प्रदेश के क्षेत्र में होता है या किस भौतिक प्रदेश में उत्पादन किया जाता है। तो हमें याद रखना है हिमालय भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है और उनमें भी अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन करने वाले राज्य हैं।
क्योंकि वहाँ नित्यवाही नदियाँ गुजरती हैं और नित्यवाही नदियों के कारण से बांध बना करके जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। लेकिन यहाँ प्राकृतिक दशाएं अनुकूल पाई जाती हैं जो स्वतः ही जल विद्युत उत्पादन करने की दृष्टि से अनुकूल माने जाते हैं। तो यहाँ ये याद रखेंगे, जल प्रपात के रूप में यहाँ जलप्रपात पाए जाते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, अगर शरावती नदी पर बना हुआ जलप्रपात जिसको गांधी सागर जलप्रपात भी कहते हैं, इसका अन्य नाम गरसोपा, या जोग जलप्रपात भी है, जोग जलप्रपात भी है। तो आपसे प्रश्न किया जाता है, नर्मदा नदी पर बने जलप्रपात का नाम क्या है? अगली क्लास के साथ हम चर्चा करेंगे। नर्मदा नदी का जो जलप्रपात है, उस नर्मदा नदी के जलप्रपात के संदर्भ में आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, नर्मदा नदी का प्रमुख जलप्रपात कौन सा है। नेक्स्ट विशेषता की ओर बढ़े आगे, तो विशेषता नंबर 5, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की विशेषता, इसका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी क्रिया के कारण से हुआ है। ज्वालामुखी क्रिया के कारण से हुआ है, इसलिए इस प्रदेश में ज्वालामुखी क्रिया के कारण, इसका निर्माण होने के कारण इस क्षेत्र में लावा युक्त मृदा पाई जाती है, लावा युक्त मृदा पाई जाती है। इस लावा युक्त मृदा को बैसाल्टिक मृदा के नाम से भी जाना जाता है। बैसाल्ट लावे का प्रकार होता है। लावा मूल रूप से 2 प्रकार का होता है, एक होता है अम्लीय लावा, एक होता है क्षारीय लावा। अम्लीय जो लावा होता है ये गाढ़ा होता है, क्षारीय लावा होता है ये तरल लावा होता है, और तरल लावे के रूप में जमाव जो होता है वो बैसाल्टिक है, अर्थात क्षारीय लावा बैसाल्टिक लावा होता है। तो हमारे इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश पर ये 3-4 क्वेश्चन निकल करके आते हैं। ज्वालामुखी से निर्माण हुआ है, तो ज्वालामुखी किस प्रकार की थी? ज्वालामुखी के जो प्रकार हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखी, एक होता है दरारी उद्गार वाली ज्वालामुखी। तो केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखियों में पर्वतों का व शंखों का निर्माण होता है, तथा दरारी उद्गार वाली ज्वालामुखियों में पठारों का निर्माण होता है। हम पढ़ रहे हैं पठार, तो सामान्य रूप से पठार का निर्माण हुआ है तो निश्चित रूप से ही ज्वालामुखी का होगा। तो ज्वालामुखी कौन सी होगी? दरारी ज्वालामुखी होगी। तो यहाँ ज्वालामुखी के रूप में दरारी ज्वालामुखी जो हमारे इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का निर्माण करती है, दरारी उद्गार, दरारी उद्गार वाली ज्वालामुखी के कारण से इसका निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ को लावा कहा जाता है। लावा है अम्लीय और क्षारीय 2 प्रकार का होता है। इसमें से क्षारीय लावा के कारण हमारा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश निर्मित हुआ है या पठारी प्रदेश का निर्माण हुआ है। तो यहाँ लावायुक्त जो मृदा है उस लावायुक्त मृदा का नाम पूछ लिया जाता है। इस मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो लावायुक्त जो मृदा है इसको अन्य नाम से रेगूर मृदा भी कहा जाता है। तो लावायुक्त जो मृदा है इस लावायुक्त मृदा को रेंगूर मृदा या काली मृदा भी कहा जाता है। रेंगूर मृदा या इसी को काली मृदा के नाम से जाना जाता है। रेंगूर मृदा या काली मृदा कहलाती है। तो ये ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस मृदा का अन्य नाम क्या है?
लावायुक्त मृदा ने देकर के रेंगुर मृदा का विस्तार कहाँ पाया जाता है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ हमने अभी मैदानों के साथ देखा था, यहाँ इस मृदा का जो उपयोग है वो भी एक कृषि के लिए जाना जाता है, और इस क्षेत्र में की जाने वाली जो कृषि है वो कपास की कृषि है, और कपास की कृषि के लिए काली मृदा का होना आवश्यक है, अनिवार्य है। इसलिए कपास की काली मृदा भी कहा जाता है। ध्यान रहे, लावायुक्त मृदा ही के नाम है रेंगुर मृदा, इसी को काली मृदा कहा जाता है, इसी को कपास की काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से इसकी जो कुछ सामान्य विशेषताएं हैं वो हमने देखी। यह भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है, आकार की दृष्टि से त्रिभुजाकार है, ढाल की दृष्टि से पश्चिम पूर्व की ओर इसका ढाल पाया जाता है, ढाल व्यक्त करने वाला नदियों का अपवाह मार्ग है। इस अपवाह मार्ग में कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों का जो अपवाह मार्ग है वो पश्चिमी घाट से निकल करके पूर्व की ओर बहता हुआ बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करता है। जल विसर्जन करता है तो डेल्टाओं का निर्माण करता है, तो विस्तृत डेल्टाओं का निर्माण करने वाली नदियाँ प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से बह करके जाती हैं, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। यहाँ हम नेक्स्ट स्थिति में देखें तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में जलप्रपात पाए जाते हैं, और जलप्रपात पाए जाते हैं तो सामान्य रूप से हमें यहाँ जलप्रपातों की जो विशेषता है वो दिखलाई पड़ती है। अब ये भी ध्यान देंगे, जलप्रपात सदा कठोर चट्टानों में पाए जाते हैं, यानी कठोर भूमि वाले क्षेत्र में, कठोर जहाँ चट्टानें होती हैं यहाँ जलप्रपातों का निर्माण होता है, क्योंकि अपरदन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कठोर चट्टानें धीमी गति से कटती हैं तथा जलप्रपातों का निर्माण कर देता है। बहता हुआ जल जलप्रपातों का निर्माण करता हुआ नीचे उतरता है। मुलायम चट्टानें कट जाती हैं, कठोर कटने से रह जाती हैं, इस स्थिति में जलप्रपातों का निर्माण होता है। ऐसा ही एक जलप्रपात कर्नाटक राज्य में गरसोपा जोग व गांधी सागर जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। इस जलप्रपात का निर्माण शरावती नदी द्वारा किया गया है। ये ध्यान रखें। आगे की स्थिति में हम जाने इस भौतिक प्रदेश की सीमांकन की स्थिति को और विस्तार की स्थिति को, तब तक इसको एक बार स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें। नेक्स्ट स्थिति हम प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की सीमांकन की स्थिति को देखें। तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश भारत के दक्षिणवर्ती भाग में फैला हुआ है। इसकी जो सीमाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से निर्धारित हैं। ये कुछ इसकी सीमाओं का निर्धारण करने वाली पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं के द्वारा उत्तर में इसका निर्धारण है, पश्चिम में इसका जो निर्धारण है वो पहाड़ी श्रृंखला के रूप में पश्चिमी घाट करता है। पूर्व में इसका जो निर्धारण है पूर्वी घाट करता है। इस प्रकार से इनकी सीमाओं का निर्धारण होता है। तथा दक्षिण में इसकी जो सीमाओं का निर्धारण है, यहाँ तीन विस्तृत जो पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं इनके विस्तार के साथ जुड़ी हुई है। तो अंततः यहाँ फैली हुई नीलगिरी की पहाड़ी, यहाँ फैली हुई अन्नामलाई की पहाड़ी तथा इसके दक्षिण में फैली हुई इलायची की पहाड़ियाँ इसका सीमा का निर्धारण करती हैं। अब एक पहाड़ी श्रृंखला और इसका सीमा का निर्धारण करती है, अगर उसकी भी हम चर्चा करें तो उसका जो विस्तार है वो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित है। इस प्रकार से इसका विस्तार पाया जाता है। इसको कहा जाता है अरावली, इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट, ये मिलकर के कहलाते हैं पूर्वी घाट, इनको कहा जाता है नीलगिरी, अन्नामलाई, इनको कहा जाता है कार्डमम या
इलायची पहाड़ियाँ। तो इनके विस्तार के साथ साथ इनकी दिशा भी है। उत्तर में नीलगिरी, मध्य में अन्नामलाई और दक्षिण में इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं वो फैली हुई हैं। ये हमारा त्रिभुजाकार आकृति हमने देखी थी। इस आकृति को हम त्रिभुजाकार आकृति के साथ प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के साथ देखते हैं। ये हमारे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की सीमांकन की स्थिति है। इस प्रकार से इसका विस्तार त्रिभुजाकार दिखलाई पड़ता है। यह हमारे भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की स्थिति है। इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का जो सीमांकन है वो हमने उत्तर में दो पहाड़ी श्रृंखलाओं के साथ और देखा। उत्तर में इसका जो सीमांकन का जो निर्धारण है वो करती है विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत। इसके दक्षिण में इसका जो विस्तार है वो है सतपुड़ा, और इन सतपुड़ा पहाड़ी श्रृंखलाओं का ही भाग है जो महादेव व मैकाल के नाम से जाना जाता है। महादेव व मैकाल पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से इसकी सीमा का जो निर्धारण है वो उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार से पाया जाता है। इस भौतिक प्रदेश को कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। और यहाँ से गुजरने वाली जो नदियाँ हैं वो पश्चिमी घाट से होकर पूर्व की ओर गुजरती हैं। इन नदियों का जो विस्तार है वो कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। ये जो नदियां हैं इन नदियों के द्वारा इसकी दिशा का पता चलता है पश्चिम से पूर्व की ओर। नदी अफवाह है, नदी अफवाह है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित करती है। तो ढाल की स्थिति, साथ ही इस क्षेत्र में यहाँ भ्रंश पाया जाता है और इस भ्रंश को भी हमने देखा था। ये जो भ्रंश है ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को अलग करता है मैदानों से। इसको मैदान कहा था, भारत के विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। तथा इसके दक्षिणवर्ती भाग है इसको कहा गया पठारी प्रदेश, पठार। तो मैदान व पठार को अलग करने वाला जो भ्रंश है उस भ्रंश को कहा जाता है GBF भ्रंश। GBF भ्रंश। ग्रांड बाउंड्री फॉल्ट, ग्रांड बाउंड्री फॉल्ट के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से संबंधित प्रश्न हो कौन सा भ्रंश पठार व मैदान को अलग करता है, तो GBF भ्रंश है वो मैदान व पठार को अलग करता है। मैदान व पठारों के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तथा पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट पाया जाता है। अब यहाँ पश्चिमी घाट की विशेषता आती है। पश्चिमी घाट है ये अपने को क्रमशः दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध अवस्था में, उत्तर से दक्षिण में क्रमबद्ध पाया जाता है। तथा पूर्वी घाट है ये खंडित श्रेणी का है। खंडित श्रेणी में पाया जाता है। जैसा कि इसको टुकड़ों के रूप में देखा जा रहा है, यहाँ छोटे छोटे टुकड़े
बीच में मैदानों के रूप में नदियों द्वारा विस्तृत डेल्टा, इस प्रकार से पुनः डेल्टा, फिर पर्वतीय प्रदेश। तो इस रूप में इसको मुख्य रूप से हम देखते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर इसको खंडित श्रेणी में देखा जाता है तथा इसको पश्चिम में क्रम से देखा जाता है, अर्थात गुजरात से लेकर के केरल राज्य तक क्रम से पाया जाता है। वहीं पूर्व में ये उड़ीसा राज्य से लेकर तमिलनाडु राज्य तक क्रम से पाया जाता है, लेकिन बीच बीच में नदियाँ इनका अपवाह तंत्र है, वो मैदानों के निर्माण के कारण इसको टुकड़ों में विभाजित कर देती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है खंडित श्रेणी का पर्वतीय प्रदेश। तो इसको पूर्वी घाट, ये था हमारा पठारी प्रदेश के रूप में। अब यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों के रूप में आते हैं जिनकी चर्चा सामान्य विशेषताओं के रूप में हमने कर ली है। अब आगे हम चर्चा करते हैं इन पर्वतीय प्रदेशों की सीमांकन के साथ में यहाँ पाई जाने वाली ऊंची ऊंची चोटियों की। तो यहाँ हम देखें मुख्य रूप से इस भौतिक प्रदेश में पश्चिमी घाट है, इसमें पाई जाने वाली ऊंची चोटी का नाम है कलसुबाई चोटी। कलसुबाई चोटी है। अब ये भी ध्यान रखेंगे इस प्रदेश को, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र से और गोवा के मध्य तक के प्रदेश को कहा जाता है सह्याद्री पर्वत। तो यहाँ पश्चिमी घाट का नाम नहीं आते हुए दे दिया जाता है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है या ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो अपने को याद रखना है कलसुबाई चोटी है। तो इस पश्चिमी घाट की ही ऊंची चोटी है, इसको कहा जाता है कलसुबाई चोटी। इस प्रदेश को कहा जाता है सह्याद्री पर्वत। सह्याद्री पर्वत। तो सह्याद्री जो पर्वत श्रृंखला है इसका जो विस्तार है वो पाया जाता है महाराष्ट्र से गोवा के मध्य। महाराष्ट्र से गोवा के मध्य तक के भाग को कहा जाता है सह्याद्री पर्वत तथा दक्षिण में पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। वहाँ इसको दक्षिणी सह्याद्री की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। अब यहाँ देखें इस कलसुबाई जो चोटी की ऊंचाई है वो पाई जाती है 1648 मीटर। 1648 मीटर। यहाँ इस पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली जो अन्य चोटियाँ हैं उनमें कर्नाटका में जो पाई जाती है चोटी, उस चोटी को कहा जाता है कुद्रेमुख चोटी। कुद्रेमुख चोटी। कुद्रेमुख जो चोटी है सामान्यतः इसका लोहा अयस्क उत्पादन में प्रमुख स्थान है। तो लोहा अयस्क उत्पादन के लिए जानी जाती है। खनिजों के साथ में हम और भी चर्चा करेंगे। यह कुद्रेमुख की जो खानें हैं वो कर्नाटक राज्य की लोहा अयस्क उत्पादन करने वाली खानें हैं। यहाँ बाबा बुदन की जो पहाड़ियाँ हैं, इन बाबा बुदन की पहाड़ियों से लोहा अयस्क की प्राप्ति होती है, जो हम आगे हमारे मिनरल्स वाले पार्ट के साथ देखेंगे, खनिजों के पार्ट के साथ देखेंगे। तो यहाँ ऊंची चोटियों के रूप में कुद्रेमुख चोटी भी है। कुद्रेमुख चोटी का संबंध है वो लोहा अयस्क उत्पादन के लिए है। और इसी क्षेत्र में पाई जाने वाली एक अन्य चोटी है, इसको कहा जाता है महाबालेश्वर चोटी। महाबालेश्वर चोटी। महाबालेश्वर चोटी। याद रहे महाबालेश्वर चोटी इम्पोर्टेंट क्यों है। महाबालेश्वर चोटी से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कृष्णा नदी उद्गमित होती है। और इस कलसुबाई चोटी के पास में त्र्यंबक चोटी और पड़ती है। इन त्र्यंबक पहाड़ियों से निकल करके नदी बहती है त्र्यंबक, यहाँ से निकल करके चलती है, इसको कहा जाता है गोदावरी के नाम से। तो गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी, हमने देखा गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के रूप में यहाँ से उद्गमित होती हैं। तो त्र्यंबक पहाड़ियों से उद्गमित होने वाली नदी का नाम है गोदावरी।
तो यहाँ ऊंची चोटियों के रूप में हमें कुछ इस प्रकार की अवस्था दिखलाई पड़ती है। साथ ही इस पश्चिमी घाट का एक उपयोग है, यहाँ ध्यान दें, पश्चिमी घाट की जो स्थिति है वो उत्तर से दक्षिण की ओर हमारी सीमा के निकट या जलीय सीमाओं के समानांतर पाई जाती है। इस कारण से यहाँ हमारे अरब सागरीय जो मानसून की दिशा होती है, इस अरब सागरीय मानसून से चलने वाली जो हवाएं अपने साथ जल लेकर के जाती हैं, इस वर्षा वाले क्षेत्र को सर्वाधिक इस पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर ही होने में मदद करती है। अर्थात इसकी इस दिशा के कारण से पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है तथा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर कम वर्षा होती है, या कुछ स्थान इसके वृष्टि छाया क्षेत्र में भी आते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र का तात्पर्य होता है जहां वर्षा बहुत कम होती है या वर्षा की कमी पाई जाती है। तो वृष्टि छाया क्षेत्र में पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल तथा अतिवृष्टि क्षेत्र में पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल है, जो मानसूनी दिशाओं के अनुरूप है। तो मानसून को रोकती है, मानसून को रोकती है। और यहाँ हमारे लिए प्रश्न एक नया निकल करके आता है। अगर हम राजस्थान से संबंधित कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ इसी प्रश्न को उठा करके राजस्थान पर रख दिया जाता है। अगर यही स्थिति हमारी अरावली की होती तो राजस्थान में भी वर्षा अधिक होती, लेकिन अरावली की जो दिशा है वो मानसूनी पवनों के समानांतर होने के कारण मानसूनी हवाएं राजस्थान में वर्षा कम कर पाती हैं, तथा यही मानसूनी हवाएं जब आगे की ओर चली जाती है तो उत्तरी प्रदेश में जाकर के जब ये हिमालय से टकराती है, और हिमालय की दिशा हमने देखी थी पश्चिम से पूर्व की ओर पाई जाती है, इस अवस्था में जाकर के अधिक ऊंचाई होने के कारण वो मानसूनी हवाएं हिमालय को पार नहीं कर पाती हैं, और इस दशा में हिमालय के दक्षिणवर्ती भागों में वर्षा अधिक होती है, लेकिन राजस्थान सूखा रह जाता है। तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल अतिवृष्टि वाला है, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल अल्पवृष्टि वाला है या वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। इसका एक महत्व ये भी है। साथ ही यहाँ कुछ कृषि भी की जाती है। तो कर्नाटका में जो कृषि की जाती है, ध्यान रहे हमने चर्चा की कर्नाटक वाले क्षेत्र में कॉफ़ी की कृषि की जाती है। तो यहाँ जो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, ये बाबा बुदन की पहाड़ियाँ लोहा अयस्क के लिए भी जानी जाती हैं। साथ ही बाबा बुदन की पहाड़ियाँ वो कृषि के लिए भी जानी जाती हैं, और यहाँ जो कृषि होती है वो भारत की सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है, कॉफ़ी का उत्पादन। तो कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। साथ ही यहाँ आमों की कृषि भी की जाती है। तो ये हमारी कृषि के संदर्भ में फिर पुनः आएंगे। आम्र वर्षा क्या होती है, मैंगो शावर के नाम से किसे जाना जाता है, फूलों की वर्षा क्या होती है, या चेरी ब्लॉसम वर्षा किसे कहते हैं। ये वर्षा का संबंध इस पश्चिमी घाट से ही है। तो पश्चिमी घाट में होने वाली वर्षा के दो प्रकार हैं, जो कॉफ़ी के बागान और आम के बागानों के लिए जानी जाती है। तो यहाँ वर्षा अधिक होती है, जिसके बारे में आप जान चुके होंगे। आगे हम देखते हैं पूर्वी घाट के संदर्भ में। तो पूर्वी घाट वाले क्षेत्र में हमें कुछ ऊंची चोटियों के रूप में यहाँ दिखलाई पड़ती है महेंद्रगिरी की चोटी, जो उड़ीसा राज्य में है। महेंद्रगिरी की चोटी, महेंद्रगिरी की चोटी, महेंद्रगिरी की जो चोटी है इसकी जो ऊंचाई है वो 1501 मीटर है। साथ ही अगर हम देखें तो दूसरी ऊंची चोटी हमें इस मध्यवर्ती पहाड़ी श्रृंखला में देखने को मिलती है। इसको कहा जाता है विशाखापट्टनम चोटी। विशाखापट्टनम चोटी, विशाखापट्टनम चोटी है, इसकी ऊंचाई पाई जाती है 1680 मीटर। यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसलिए ये भी ध्यान रखेंगे, इन चोटियों का जो संबंध है वो महेंद्रगिरी की चोटी का संबंध है वो उड़ीसा राज्य से है, तथा विशाखापट्टनम एक शहर भी है जो आंध्र प्रदेश राज्य का है। तो विशाखापट्टनम चोटी, जिसको अरायोकोंडा चोटी भी कहा जाता है, विशाखापट्टनम चोटी का ही दूसरा नाम है अरायोकोंडा।
अरायोकोंडा चोटी। तो विशाखापट्टनम चोटी या अरायोकोंडा चोटी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इन पहाड़ी श्रृंखलाओं में इनको कहा जाता है सेवेरोय की पहाड़ियाँ, और इन सेवेरोय की पहाड़ियों का संबंध भी है वो लोहा अयस्क उत्पादन के लिए जाना जाता है। सेवेरोय की पहाड़ियाँ, सेवेरोय की पहाड़ियाँ, और सेवेरोय की जो पहाड़ियों का संबंध है वो पाया जाता है तमिलनाडु राज्य से। सेवेरोय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में, और इसका जो उपयोग है वो हम देखते हैं लोहा अयस्क उत्पादन के लिए जाना जाता है। लोहा अयस्क के उत्पादन में जाना जाता है, लोहा अयस्क का उत्पादन करती है। तो इस रूप में पश्चिमी घाट है वो खनिज संपदा में भी संपन्न है, साथ ही पश्चिमी घाट से होकर के बहने वाली नदियों ने विशाल डेल्टाओं का निर्माण भी किया है। इसलिए इस क्षेत्र में इन पर्वतीय प्रदेशों के साथ साथ डेल्टाओं ने कृषि क्रिया के रूप में भी अपना योगदान दिया है। अगले भौतिक प्रदेशों के साथ में हम इनके डेल्टाओं के संदर्भ में विस्तृत चर्चा करेंगे, जो तटीय मैदान और द्वीप समूह में आएगा। अब आगे हम चर्चा करें तो हमें कुछ ऊंची चोटियों के रूप में यहाँ विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के बीच की सबसे ऊंची चोटी दिखलाई पड़ती है। इसको कहा जाता है धूपगढ़ चोटी। इस चोटी को कहा जाता है धूपगढ़। धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ जो चोटी है इसकी जो ऊंचाई पाई जाती है वो पाई जाती है 1350 मीटर। 1350 मीटर। साथ ही और अन्य अगर चोटियों की बात करें तो यहाँ हमें कुछ बायो रिजर्व पार्क के रूप में पंचमढ़ी भी देखने को मिलता है। तो पंचमढ़ी बायो रिजर्व पार्क भी इन्हीं सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित एक पर्वतीय हाई हिल स्टेशन है। इस हाई हिल स्टेशन के संदर्भ में बायो रिजर्व पार्क को लेकर के पूछ लिया जाता है। सतपुड़ा की श्रेणी में स्थित है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी बायो रिजर्व पार्क, बायो रिजर्व पार्क यहाँ भी इम्पोर्टेंट तथ्य के रूप में जाना जाता है। साथ ही हम यहाँ नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची की जो 3 पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों की चर्चा करें तो इन पहाड़ी श्रृंखलाओं की जो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं, इन ऊंची चोटियों में यहाँ सबसे ऊंची चोटी जो नीलगिरी की पहाड़ियों की ऊंची चोटी है इसको कहा जाता है दोदा बेटा चोटी। दोदा बेटा चोटी। इस दोदा बेटा जो चोटी है इसकी ऊंचाई पाई जाती है 2637 मीटर। 2637 मीटर। 2637 मीटर ऊंची चोटी है दोदा बेटा चोटी, जो इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी, सबसे ऊंची चोटी है। सबसे बड़ी या सबसे ऊंची चोटी का जो नाम है वो है अन्नामलाई की पहाड़ियों में अनाईमुडी चोटी। इस चोटी को कहा जाता है अनाईमुडी। अनाईमुडी चोटी। इस अनाईमुडी जो चोटी है इसकी ऊंचाई पाई जाती है 2695 मीटर। 2695 मीटर अनाईमुडी चोटी है, जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी है। इस प्रकार से हमारी इन पहाड़ी श्रृंखलाओं में ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। नीलगिरी जो पहाड़ी श्रृंखला है
इस नीलगिरी पहाड़ी श्रृंखला में उडुक मंगलूर, जिसको शॉर्ट में ऊटी के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, पर्यटन स्थल है। नीलगिरी की पहाड़ियों में ऊटी पर्यटन स्थल है, जिसको उडुक मंगलूर कहा जाता है। तमिलनाडु राज्य में पड़ने वाला एक हाई हिल स्टेशन है, पर्यटन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ये थी हमारी इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की सीमाएं, और ये थी पहाड़ी श्रृंखलाओं के साथ इनकी ऊंची चोटियाँ, साथ ही इनमें बनने वाले बीच में गैप या इन विशाल मैदानों के साथ जुड़े हुए भौतिक प्रदेश की तटवर्तीय मैदानों की स्थिति, जिसको खंडित श्रेणी के रूप में, इसको क्रमशः श्रेणी के रूप में, उत्तर में नीलगिरी, मध्य में अन्नामलाई, दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ कार्डमोम पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर में विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, साथ ही उत्तर पश्चिम की ओर अरावली श्रृंखला पाई जाती है, और अरावली पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी का नाम भी पूछ लिया जाता है। यहाँ ऊंची चोटी है, इस ऊंची चोटी को कहा जाता है गुरु शिखर। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर पाई जाती है। कहीं कहीं अपने को 1727 भी मिलता है, दोनों में से लॉजिकली एक ही ऑप्शन होगा, या तो 1722 होगा या 1727 होगा। लेकिन ध्यान दें, प्रश्न कुछ अलग प्रकार से आता है। प्रश्न होता है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के उत्तर में नीलगिरी की पहाड़ियों से व हिमालय के दक्षिण में इसके मध्य पड़ने वाली सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो गुरु शिखर चोटी है, जो सबसे ऊंची चोटी है। अन्य चोटियों की तुलना में सबसे ऊंची चोटी है, जो हिमालय के दक्षिण में, या कह सकते हैं शिवालिक हिमालय के दक्षिण से व नीलगिरी पहाड़ी श्रृंखला के उत्तर में या मध्य में पाई जाने वाली सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर चोटी। गुरु शिखर चोटी किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? अरावली श्रृंखला में स्थित है। गुरु शिखर जो चोटी है वो किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है। राजस्थान की जो चोटी है ये सबसे ऊंची चोटी है, तो राज्य का संबंध राजस्थान, और राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर चोटी। तो अरावली पहाड़ी श्रृंखला में गुरु शिखर चोटी सर्वोच्च चोटी है। और यहाँ राजस्थान के संदर्भ में जब एग्जाम में प्रश्न आता है तो ये भी ध्यान रखें, राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में स्थित है। तो सिरोही जिले की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर चोटी है 1722 मीटर ऊंचाई के साथ। अब हम देखते हैं कुछ यहाँ पठार पाए जाते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा था कि इसकी जो उत्पत्ति है वो ज्वालामुखी उद्गार के कारण हुई है, और ज्वालामुखी उद्गार में केंद्रीय जो ज्वालामुखी उद्गार था उससे न होकर के दरारी उद्गार से हुई है। क्योंकि केंद्रीय ज्वालामुखी उद्गार के दौरान है वो मुख्य रूप से हमें पर्वत या शंकुओं का निर्माण देखने को मिलता है, तो दरारी उद्गारों से हमें पठारों का निर्माण देखने को मिलता है। तो हमारे इस पठार का नाम आते ही दरारी उद्गार है, और दरारी उद्गार है तो यहाँ बनने वाले लावा निक्षेप का क्षेत्र किस किस नाम से जाना जाता है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्थिति में। एक बार नोट डाउन करें। नेक्स्ट स्थिति में हम चलते हैं आगे, हम देखें प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के कुछ पठारों की स्थिति। तो इन पठारी प्रदेश में जो विस्तार की स्थिति को देखें तो हम एवरेज स्थिति में देखें तो सबसे पहले हम इस पठार की, जिसको हम प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश कहते हैं, इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की जो विस्तार है वो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। अब यहाँ हम कुछ पठारों की स्थिति को देखेंगे। इन पठारों में सबसे महत्वपूर्ण जो पठारी प्रदेश है वो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित है। इस प्रकार से फैला हुआ है। इस प्रदेश को कहा जाता है दक्कन का पठार। सबसे बड़ा है हमारे इस पठारी प्रदेश में त्रिभुजाकार आकृति में फैले हुए प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, जिसका
विस्तार 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। इस पठारी प्रदेश में लावायुक्त मृदा पाई जाती है। हमने भी देखा था प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है और ज्वालामुखी से होने के कारण यहाँ लावा निक्षेप है और लावा निक्षेप से बनी जो मृदा है जिसको काली मृदा कहा जाता है, तो काली मृदा का जमाव पाया जाता है। निश्चित रूप से सभी में होगा, लेकिन ध्यान दें एक ही मृदा अनेक कार्यों के परिणाम स्वरूप या अनेक प्राकृतिक विविधताओं के परिणाम स्वरूप अलग प्रकार की मृदा का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। जिस प्रकार से काली मृदा में अगर जलयोजन की क्रिया ज़्यादा हो जाती है तो यही काली मृदा है वो लाल व पीली मृदा बन जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ काली मृदा पाई जाती है और काली मृदा पाए जाने का कारण है कि इस प्रदेश में जल की कमी पाई जाती है। कमी का तात्पर्य समझ पा रहे होंगे। इस पठारी प्रदेश से होकर हवाएं जब अरब सागर से मानसूनी शाखा के साथ चलती है तो यहाँ सर्वाधिक वर्षा कर देती है तथा इसके पूर्वी ढाल पर वर्षा कम कर पाती है, या पूर्वी ढाल को जब पार करके नीचे उतरती है तो वर्षा कम हो पाती है। तो इस लावायुक्त मृदा में कम जलयोजन होने के कारण इसका रंग काला ही रह जाता है। तो यहाँ काली मृदा पाई जाती है। इस काली मृदा की जो उपस्थिति है इसमें कपास की खेती अधिक होती है, जो हमने देख भी ली है। तो ये कपास के लिए जानी जाती है और इसी भौतिक प्रदेश के दक्कन वाले पठारी प्रदेश में यानी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के दक्कन के पठार में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन। तो दक्कन का पठार भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता है। यहाँ ध्यान देंगे इसका विस्तार गुजरात राज्य, महाराष्ट्र राज्य, कर्नाटक का उत्तरी भाग, इधर छत्तीसगढ़ का कुछ भाग, मध्य प्रदेश के कुछ भाग के साथ इसका हिस्सा लगता है। साथ ही हम अगर इसकी राज्यों की बात करें तो राज्यों में इस पठारी प्रदेश में गुजरात, महाराष्ट्र और सर्वाधिक जो विस्तार है वो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। ये भी ध्यान रखेंगे। दक्कन के पठार का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में आता है तो महाराष्ट्र राज्य में आता है। महाराष्ट्र के बाद में आता है उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी पश्चिमी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग तथा मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग। मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग इसके अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ प्रश्न इम्पोर्टेंट बनता है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। हमारा प्रश्न चला जाता है महाराष्ट्र राज्य में। इसका सर्वाधिक विस्तार होने के कारण महाराष्ट्र ही इसका ज़्यादा उत्पादन करता होगा। ध्यान रहे महाराष्ट्र राज्य में भी कपास का उत्पादन होता है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन गुजरात राज्य करता है। अभी हाल ही में उत्पादन क्षेत्र को देखें तो महाराष्ट्र राज्य के अलावा गुजरात राज्य में कपास का उत्पादन होता है। सर्वाधिक कपास का उत्पादन गुजरात राज्य करता है। तो ये दोनों प्रश्न इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। हमें पता है कि काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी है। काली मिट्टी वाला क्षेत्र महाराष्ट्र में ज़्यादा पड़ता है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से गुजरात राज्य का प्रथम स्थान आता है और इसी को दे दिया जाता है कि किस भौतिक प्रदेश के अंग में या किस भौतिक प्रदेश के पठारी भाग में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के दक्कन पठार में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। अब आगे हम चलें तो नेक्स्ट स्थिति हमारे पठारी प्रदेश की आती है। इसको कहा जाता है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का जो पठारी प्रदेश है ये मुख्य रूप से रागी कपास के लिए जाना जाता है। तो यहाँ याद रखें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जब पठारी प्रदेश की चर्चा हो तो रागी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जब पठारी प्रदेश ही होगा तो राज्य कौन सा होगा। ध्यान दें कर्नाटक राज्य में ही सर्वाधिक रागी का उत्पादन होता है। डियर स्टूडेंट आपको ध्यान रहे
हम एक ही पॉइंट के अंतर्गत इतनी जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं, अगर तन्मयता के साथ आप इसको देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आगे आने वाले टॉपिक आपके इतने ही ईजी होते चले जाएंगे कि जो ही नाम आएगा सबसे पहले उत्तर आपका निकल करके आ जाएगा। तो ध्यान रहे, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं खनिज साथ आ रहे हैं, कृषि साथ आ रही है, मृदा साथ आ रही है, तो शेष सभी पॉइंट इतने ईजी होते चले जाएंगे कि अगर आपने भारत का सामान्य परिचय और भौतिक प्रदेश को अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया तो आगे आने वाले सभी टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल सरल तरीके से समझ में आने की संभावना होगी। हमने अभी अभी देखा मानसूनी जो हवाएं हैं, वो मानसूनी हवा किस प्रकार से जा रही है, कौन सी पहाड़ी श्रृंखला मानसूनी हवाओं को अवरोध पैदा करती है, कौन सी पहाड़ी श्रृंखला मानसूनी हवाओं के समानांतर जाती है। तो ये मानसूनी तंत्र को भी समझने में मदद करेगी। आगे की जानकारियों के साथ अपने जितने भी टॉपिक होंगे और ज़्यादा सरल भाषा के साथ समझ पाएंगे। तो आप थोड़ा सा तन्मयता के साथ जब आपको जितना बताया जा रहा है साथ के साथ नोट डाउन करते चलें, साथ ही या तो स्क्रीनशॉट लेते चलें या फिर वीडियो को कंपोज करते हुए आप लिखते चलें, नोट्स बनाते चलें, ज़्यादा सारगर्भित रहेगा। तो इस पठारी प्रदेश में रागी का उत्पादन सर्वाधिक होता है और कर्नाटक राज्य रागी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। ये ध्यान रहे, रागी है वो एक मोटे अनाज के अंतर्गत आती है, बाजरा एक मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से मोटे अनाजों के अंतर्गत भी पूछ लिया जाता है कौन कौन से अनाज मोटे अनाजों के अंतर्गत आते हैं, हम देखेंगे कृषि वाले पॉइंट में। इस प्रदेश को कहा जाता है कोयम्बटूर का पठार। कोयम्बटूर का पठार, ध्यान रहे कोयम्बटूर का जो पठारी प्रदेश है इसका दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग तो लगता है आंध्र प्रदेश के साथ और दक्षिणी भाग पड़ता है तमिलनाडु में। तो कोयम्बटूर जो क्षेत्र है वो पड़ता है तमिलनाडु में, ये भी ध्यान रहे। और यहाँ जो उत्पादन की जो क्रिया है उसमें सर्वाधिक जो उत्पादन है वो कपास, तंबाकू, वह गन्ना होता है। ध्यान रहे, यहाँ भी इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल करके आ रहा है। कपास का उत्पादन हमने देखा था सर्वाधिक होता है दक्कन के पठार में, लेकिन इस पठारी प्रदेश में भी कपास बोई जाती है। तंबाकू का उत्पादन होता है सर्वाधिक कोयम्बटूर के पठार में, गन्ने का उत्पादन होता है कोयम्बटूर के पठार में, और यहीं कोयम्बटूर में गन्ना अनुसंधान केंद्र भी है। गन्ना अनुसंधान केंद्र। तो ध्यान रहे, बहुत सारी जानकारियाँ अपने साथ के साथ ही आती चलेंगी। जब कृषि को पढ़ेंगे तो और ज़्यादा सरल होगा। तो कपास का उत्पादन करता है, गन्ना उत्पादन करता है, तंबाकू होता है। लेकिन साथ ही में एक जानकारी और उपलब्ध करवा दूँ आपको, तो यहाँ गन्ना उत्पादन होता है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक जो उत्पादन है उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, लेकिन किस राज्य का गन्ना सर्वाधिक मीठा होता है, तो प्रश्न कुछ अलग होता है। तो प्यारे साथियों, यहाँ देखेंगे गन्ना अनुसंधान केंद्र भी है, गन्ने का उत्पादन भी होता है। तो कोयम्बटूर के पठारी प्रदेश में गन्ने का जो उत्पादन होता है इसमें मिठास की मात्रा ज़्यादा होने के कारण सबसे ज़्यादा मीठा गन्ना होता है। साथ ही गन्ने की प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता भी तमिलनाडु राज्य की सर्वाधिक पाई जाती है। इसके कुछ पॉइंट हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके कारण से ऐसा यहाँ होता है, वो हम कृषि के साथ देखेंगे। यहाँ समुद्री जलवायु पड़ती है, साथ ही पठारी प्रदेश है। एक बार जल सिंचाई करने के बाद में कई दिनों तक इसको जल की आवश्यकता नहीं पड़ती। साथ में तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है, ज़्यादा गर्मी गन्ने के लिए अच्छी होती है, इसलिए यहाँ का गन्ना मीठा होता है। उत्तर प्रदेश है वो कर्क रेखा के उत्तर में पड़ता है, इसलिए गर्मी का प्रभाव कम होता है और उत्तर प्रदेश का गन्ना मीठा कम होता है, लेकिन ज़्यादा क्षेत्र पर बोया जाता है। ये सामान्य जानकारियाँ हैं जो आपको पहले से ही याद होंगी, मैं अपेक्षा रखता हूँ आपसे। तो साथ साथ आप इसको भी ध्यान देते चलेंगे। आगे हम पठारी प्रदेश की चर्चा करें तो नेक्स्ट हमारा पठारी प्रदेश है वो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित है। इस पठारी प्रदेश को कहा जाता है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार मेजर रूप से अगर हम देखें तो इसका विस्तार दो ही राज्यों में अधिक देखने को मिलता है। एक आता है ओडिशा राज्य और एक आता है छत्तीसगढ़ राज्य। लेकिन इसकी जो सीमाएं हैं वो तेलंगाना तक स्पर्श करती हैं। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना
राज्य में फैला हुआ दंडकारण्य का पठार है। दंडकारण्य के पठार में भी खनिज पाए जाते हैं, साथ भी वन संपदा के लिए धनी है। तो यहाँ जैव विविधता अधिक पाई जाती है। यहाँ इंपॉर्टेंट तथ्य के रूप में आता है किस पठारी प्रदेश में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, तो जैव विविधता के लिए जाना जाता है दंडकारण्य, जैव विविधता के लिए जाना जाता है। साथ ही इस दंडकारण्य के पठारी प्रदेश में खनिज भी पाए जाते हैं। खनिजों के साथ हम चर्चा करेंगे। इस प्रदेश में लोहा पाया जाता है, इस प्रदेश में कोयले के निक्षेप भी पाए जाते हैं, इस प्रदेश में मैग्नीज के भंडार भी पाए जाते हैं, यहाँ डोलोमाइट पत्थर की चट्टानें हैं वो भी पाई जाती हैं। तो आगे हम जानकारियाँ और लेंगे। अब इस पठारी प्रदेश में ये जो पठारी प्रदेश है, इस पठारी प्रदेश को कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार। सबसे महत्वपूर्ण है खनिजों की दृष्टि से, सभी महत्वपूर्ण हैं लेकिन खनिजों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पठारी प्रदेश का नाम आता है छोटा नागपुर का पठार। इसको पठारों में खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खनिजों का अजायब घर। लेकिन याद रहे, जब राज्य की चर्चा हो तो किस राज्य को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है? राजस्थान राज्य को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। किस पठारी प्रदेश को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। इस पठारी प्रदेश से होकर एक नदी गुजरती है और वो नदी इसको दो भागों में बांटती है। इस नदी को कहा जाता है दामोदर नदी। दामोदर नदी। इस दामोदर नदी के उत्तरी भाग में पड़ने वाले पठार को, इस पठारी प्रदेश को कहा जाता है हजारीबाग का पठार। बाग का पठार। पठार एक ही है, छोटा नागपुर का पठार ही हजारीबाग है, लेकिन ध्यान रहे दामोदर नदी इसको विभाजित करती हुई चलती है। अब यहाँ इसके संदर्भ में पूछ लिया जाता है दामोदर नदी का जो अपवा मार्ग है वो किस रूप में विभाजित करता है इस पठार को, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर बह करके जाती है। तो इसके दो भाग बन जाते हैं, एक उत्तरी भाग जिसको हजारीबाग का पठार कहा जाता है, एक दक्षिणी भाग जिसको रांची का पठार कहा जाता है। तो इसको रांची का पठार कहा जाता है, रांची का पठार। दामोदर नदी द्वारा छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटा गया, उत्तरी भाग हजारीबाग का पठार और दक्षिणी भाग रांची का पठार। दामोदर नदी वाला जो क्षेत्र है इसमें सर्वाधिक कोयला निक्षेप पाया जाता है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक कोयला निक्षेप पाया जाता है और कोयला निक्षेप के कारण इस नदी को भारत की रूहर कहा जाता है। दामोदर नदी भारत का रूहर कहलाती है, भारत का रूहर कहलाती है। भारत का रूहर कहलाती है। भारत का रूहर, रूहर क्या है? रूहर कोयला निक्षेप है। रूहर कोयला निक्षेप है और कोयला निक्षेप है तो ये किस देश का कोयला निक्षेप है? जर्मनी देश का कोयला क्षेत्र है। जर्मनी देश का कोयला क्षेत्र है रूहर कोयला क्षेत्र। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से विश्व में सर्वाधिक कोयले के निक्षेप रूहर प्रदेश में पाए जाते हैं, सार और रूहर दुनिया के समृद्ध कोयला निक्षेपों में जाने जाते हैं। भारत में कोयले के विशाल जमाव है वो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं और छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश से लगते हुए हैं। तो यहाँ हम देखें तो अगर हम इसकी चर्चा करें, झरिया की खानें हैं, रानीगंज की खानें हैं या बोकारो की जो खानें हैं, ये सर्वाधिक कोयला निक्षेप के लिए जानी जाती हैं और इनका जो विस्तार है वो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में पड़ता है।
इसलिए इसको भारत का रूहर कहा जाता है। और खनिजों की दृष्टि से देखें तो खनिजों में संपन्न पाया जाता है, अनेक सारे खनिज पाए जाते हैं। अगर खनिजों की चर्चा करें तो कौन कौन से खनिज यहाँ बहुतायत में मिलते हैं, तो हम इस पठारी प्रदेश में, छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश में खनिजों को देखें तो लोहा अयस्क के रूप में सबसे समृद्ध है, लोहा अयस्क पाया जाता है। फिर मैग्नीज पाया जाता है, इसी प्रदेश में अभ्रक पाया जाता है, और इसी क्षेत्र में धात्विक व अधात्विक प्रकार के अन्य खनिज भी पाए जाते हैं। अधात्विक प्रकार के खनिजों में हमने ऊर्जा खनिज के रूप में कोयला देखा, तो कोयला लोहा मैग्नीज का संपन्न प्रदेश माना जाता है। इस पठारी प्रदेश को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का पठार। छत्तीसगढ़ का पठार, यहाँ भी एक ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ का जो पठार है इस क्षेत्र में एक कोयला निक्षेप का समृद्ध प्रदेश माना जाता है, और इसको कहा जाता है छत्तीसगढ़ के पठार में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में, तो इसमें इस पठारी प्रदेश में कोरबा की खान है। जो कोरबा की खानें हैं ये कोयला निक्षेप के लिए जानी जाती हैं या कोयला उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। तो छत्तीसगढ़ के पठारी प्रदेश में कोरबा की खानें कोयले के लिए जानी जाती हैं। छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश में झरिया, रानीगंज और बोकारो की खानें हैं वो कोयला निक्षेप के लिए जानी जाती हैं। साथ ही अगला हमारा भौतिक प्रदेश आता है जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला व अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य फैला हुआ है। इस पठारी प्रदेश को कहा जाता है मालवा का पठार। मालवा का पठार। इस मालवा का जो पठारी प्रदेश है इसका विस्तार दो राज्यों में देखने को मिलता है, एक राज्य राजस्थान का प्रदेश और एक मध्य प्रदेश का प्रदेश। तो राजस्थान में पड़ने वाले इसी पठारी प्रदेश को कहा जाता है हाड़ौती का पठार। और बाकी शेष है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है संयुक्त रूप से कहलाता है मालवा का पठार, जो अपने विगत एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। हमारा हाड़ौती का पठार या भारत के राजस्थान राज्य में फैला हुआ हाड़ौती का पठार किस पठार का अंग माना जाता है? मालवा के पठार का अंग माना जाता है। ये भी ध्यान रहे इसका कौन सा हिस्सा है? उत्तरी पश्चिमी हिस्सा। मालवा के पठार का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी हम देखें तो व्यापारिक कृषि का उत्पादन ज़्यादा होता है, और व्यापारिक कृषि के रूप में हम देखें तो सोयाबीन यहाँ मुख्य रूप से बोई जाती है। यहाँ सोयाबीन के अतिरिक्त कपास बोया जाता है, इसके अतिरिक्त चावल बोया जाता है, तो मुख्य रूप से यहाँ अरंडी का उत्पादन भी होता है। तो इस क्षेत्र में हाड़ौती क्षेत्र के पठारी प्रदेश में व्यापारिक फसलें बोई जाती हैं। हमने देखा मूल रूप से यहाँ जो जो खनिज पाए जाते हैं, जिन जिन प्रकार की कृषि की जाती है, इनकी विस्तृत अध्ययन की चर्चा हमने की। अब हम एक संक्षिप्त सी अन्य पठार की चर्चा करेंगे जो हमारे प्रायद्वीपीय पठार का अंग माना जाता है, लेकिन प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से कहीं दूर स्थित है। इस पठारी प्रदेश को, जो हमारे इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से कहीं दूर पाया जाता है, यहाँ फैला हुआ है। और इस पठारी प्रदेश में हमने पहाड़ी श्रृंखलाएं देखी थी। इन पहाड़ियों को कहा गया था गारो। समझ में आया होगा, माइंड में प्रश्न भी घूम गया होगा। खासी व जयंतिया अब क्लियर हो चुका होगा। गारो, खासी और जयंतिया मेघालय राज्य में फैली हुई पहाड़ियां हैं जहां विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। हमने हिमालय के साथ पढ़ा था। माउसिन रामक नामक स्थान जो विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, जो कि खासी पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। इस क्षेत्र में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। ये भी इस पठारी भाग का ही अंग माना जाता है। इस पठार को शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार भी कहते हैं। इस पठारी प्रदेश का ही अंग माना जाता है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का अंग माना जाता है। इसको मालदा जो भ्रंश है या मालदा गैप है,
ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से अलग करता है। यानी मालदा ब्रंश से होकर के गंगा नदी बह करके जाती है और इस ब्रंश को कहा जाता है मालदा ब्रंश या मालदा गैप, मालदा ब्रंश कहलाती है। इस प्रकार से हमारी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की संपूर्ण विस्तृत जानकारियों के साथ चर्चा होती है समाप्त। और आगे की क्लास में हम मिलते हैं इसी चैनल पर। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।